गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले आपको 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि इस ईयर को आप अपने जीवन में सक्सेस से भरेंगे और अपने लिए जो भी आपके कर्तव्य है, जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं, जो भी आपके एस्पिरेशंस हैं, उनको फुलफ़िल करेंगे। प्लस जो पेरेंट्स के ड्रीम्स हैं, पेरेंट्स के जो होप्स आपसे हैं, उनको आप कंप्लीट करेंगे। तो आपको एक बार फिर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर फॉर ऑल कैंडिडेट्स एंड फॉर एवरीवन। जैसा कि हमने 5 पॉलिटिकल लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, इसलिए आज मैं आपको मतलब बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगा कि यूपीएससी क्या है। प्लस हम आपको यूपीएससी सिलेबस के बारे में भी जानकारी बताएंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे कि यूपीएससी ने जो सिलेबस कैसे कैसे डिफाइन किया है, चाहे वो जीएस फर्स्ट का हो, जीएस सेकंड का हो, जीएस थर्ड का हो, जीएस फोर्थ का हो, पीटी प्लस मेंस का हो। वो आपको ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन देंगे। प्लस आज आपको हम ये भी बताएंगे कि यूपीएससी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, यूपीएससी कब इंडिया में स्टैब्लिश हुई, उसके पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। प्लस आपके फर्स्ट यूपीएससी प्रेसिडेंट कौन थे, प्लस इंडियन वुमेन कौन पहली यूपीएससी प्रेसिडेंट थी, इसके बारे में हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। प्लस जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में हमारा जो यूपीएससी है वो किस पार्ट में आता है, कितने आर्टिकल्स डिफाइन किए गए हैं यूपीएससी को बारे में, हम उसमें विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक न्यू जर्नी, एक नया पैटर्न यूपीएससी। फ्रेंड्स, यूपीएससी एक सेंट्रलाइज बॉडी है। यूपीएससी सबसे पहले आपको बताऊंगा यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होता है। यूपीएससी फॉर्म होता है यूनियन, पी से पब्लिक, एस से सर्विस, सी से कमीशन। यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब आपको यह बताना चाहूंगा कि यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन को डिफाइन कैसे किया जाए, क्या है यूनियन। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 कॉन्सेप्ट है, एक है फेडरेशन का, एक है यूनियन का। हमारा इंडिया जो है वो यूनियन कंट्री है, वही अमेरिका जो है वो फेडरेशन कंट्री है। तो यूनियन प्लस फेडरेशन में डिफरेंस क्या होता है, मैं आपको यहीं से बारीकी से आपको समझा दूंगा। यूनियन का सिंपल से मतलब होता है कि स्टेट हैव नो राइट्स टू सीसेड फ्रॉम द स्टेट, यानी कि या प्रोविंस कह सकते हो, प्रोविंस और स्टेट हैज नो राइट्स टू सीसेड फ्रॉम द यूनियन। यानी कि इसका सिंपल से मतलब होता है कि हमारे जो स्टेट हैं वो यूनियन से अलग नहीं हो सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जब हमारा देश मतलब कि डिपेंडेंट था, जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे भारत में, तो हमारा देश क्या था, ना तो सॉवरेन था और तो ब्रिटिश का रूल था इंडिया में। तो उस वक्त जो अंग्रेज थे उन्होंने अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर रखी थी भारत में। प्लस अपने भारत को वो एक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कंट्री के रूप में यूज कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने एक सिस्टम स्टैब्लिश किया था, फेडरेशन मतलब कि उस वक्त ब्रिटिश 11 प्रांत थे, प्लस कुछ हमारी प्रिंसली स्टेट थे, उनको मिला करके एक बनाया गया यूनियन। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया 1949 को, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि वो जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था उसको वो अच्छी तरीके से जानते थे कि किस प्रकार से प्रिंसली स्टेट ने इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट में ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। प्लस हमारे कुछ स्टेट उन्होंने भी ब्रिटिशर्स से सपोर्ट किया था। तो इस प्रकार से
सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि भारत एक यूनियन हो, फेडरेशन कंट्री ना हो। फाइनली जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रेम्ड हुई, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, तो उसमें यूनियन वर्ड को ऐड किया गया, यानी कि इंडिया इज ए यूनियन नॉट ए फेडरेशन। और हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो भी डिफाइन करता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट नॉट अ फेडरेशन ऑफ द स्टेट। तो आर्टिकल 1 define India shall be a union of state not a federation of state, federation of state, federation of state। तो आर्टिकल 1 सीधे डिफाइन करता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो वही वर्ड हमारा लिया गया है यूपीएससी से, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका मतलब होता है संघ, हिंदी में इसको बोलते हैं संघ। हमारे कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में केंद्र सरकार का वर्ड यूज नहीं है, यानी कि सेंटर या सेंट्रल गवर्नमेंट का यूज नहीं किया गया है। ये चीज आप ध्यान रखिए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक मतलब जनता, सर्विस मतलब सेवा, एंड कमीशन मतलब आयोग, इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखिए, जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे तो उन्हें कुछ ऐसे नौकर चाहिए थे जो ब्रिटिश को सपोर्ट करें, ब्रिटिश की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें, ब्रिटिश की पॉलिसी को फॉलो करें। तो इसको लेकर के अंग्रेजों ने 1833 में चार्टर्ड एक्ट में सबसे पहली बार मेंशन किया था सिविल सर्वेंट, यानी वो कुछ ऐसी भर्ती करना चाहते थे जो ब्रिटिश की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें एंटायर कंट्री में। तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट में उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उनके कोऑर्डिनेशन में एक पब्लिक सर्वेंट एक कमीशन अडॉप्ट किया गया। और प्लस 1833 में जब इसको पहली बार फॉर्मलाइज किया गया चार्टर्ड एक्ट में, तो उसके तब यहाँ से एक प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होते 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 और 1853 यानी कि 1833 चार्टर्ड एक्ट मेंशन फर्स्ट टाइम सिविल सर्वेंट एंड 1853 चार्टर्ड एक्ट सिविल रिक्रूट स्टार्ट, सिविल सर्वेंट रिक्रूट स्टार्टेड। मतलब 1823 चार्टर्ड में ये सबसे पहले मेंशन किया गया कि हमारे देश में एक ऐसा बॉडी होनी चाहिए जो सिविल सर्वेंट को कंपटीशन के थ्रू उसको अपॉइंट किया जाए। और 1853 में ये भी मेंशन किया गया कि मतलब सिविल सर्वेंट स्टार्ट मतलब उनकी भर्ती स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन ये जो स्टार्टिंग थी ये मतलब इसका एग्जामिनेशन होता था ब्रिटेन में, इंडिया में नहीं होता था। उसके बाद में ये प्रोसीजर धीरे चलता कंटिन्यू होता फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, जिसके मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड भी नाम से जानते हैं। इसमें सेक्शन 96 की सब क्लॉज सी में मेंशन किया गया, प्लस एंड ली कमीशन की रिकमेंडेशन, ली कमीशन की रिकमेंडेशंस के आधार पर एक बार फिर से प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। होते होते 1 अक्टूबर 1926 में, 1 अक्टूबर 1926 में यूपीएससी, पीएससी या आईसीएस भारत में इस्टेब्लिश हुई, यानी इंडिया की लैंड पर इस्टेब्लिश की गई। यानी कि 1 अक्टूबर 1926 में इंडिया की लैंड पर सबसे फर्स्ट टाइम पीएससी या आईसीएस बॉडी इस्टेब्लिश की गई। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के एक्ट में इसका नाम चेंज करते हुए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन रखा गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसका नाम चेंज करके लिखा गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। रखा गया। उसके बाद में हमारे फ्रीडम फाइटर्स में, हमारे इंडिया इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट थे, जो हमारे नेशनल हीरो थे, उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ एक वॉर छेड़ रखा था कि हमारा देश आप आज़ाद कीजिए, यानी कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कीजिए और हम इस देश के निर्णय खुद लेंगे, हम इस धरती के ज़मीन के निर्णय हम खुद लेंगे, आप कौन होते हैं लेने वाले। और फाइनली ब्रिटिश ने इसको एडॉप्ट, मतलब इसको स्वीकार करते हुए 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ। यानी कि लड़ते लड़ते फाइनली अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद कर दिया, जो डेट है 15 अगस्त 1947, यानी 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, यानी कि हमारा मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, एंड फुल फ्लेज अडॉप्ट किया गया, एंड फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया किया गया 26 या कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 1950 को। आपको इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ, 26 डेट ही क्यों इंपॉर्टेंट है, इस डेट को ही कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, इसके बारे में आपको हम प्रीएम्बल में प्लस जो भी हमने प्रीवियस वीडियो उसमें हमने काफ़ी आपको विस्तार समझाया होगा।
फ्रेंड्स आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको पहली बार इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। इस टाइप की इन्फॉर्मेशन, एक ब्रीफ, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये पहली बार आपको दिया गया होगा कि यूपीएससी नाम की इंस्टीट्यूट्स कैसे स्टार्ट हुई और उसका ओरिजिन कैसे हुआ, प्लस इंडिया की लैंड पर कैसे स्टैब्लिश की गई और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में उसको कैसे मेंशन किया गया। प्लस आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जिसमें यूपीएससी नाम की जैसी बॉडी को मेंशन किया गया है। तो आपको बताना चाहूँगा कि आर्टिकल पार्ट 14 अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन या अंडर द आर्टिकल 315 to 323 of the कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट किया गया, तो उसके बाद हमारा जो पार्ट 14 में यूपीएससी को मेंशन किया गया, जो आर्टिकल हैं 315 टू 323, यानी इन आर्टिकल में यूपीएससी को इंक्लूड किया गया है, जो कि एक इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब आपको कुछ मैं फैक्ट बताना चाहूँगा यूपीएससी बारे में कि इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, चेयरमैन कौन थे। द फर्स्ट चेयरमैन, द फर्स्ट ब्रिटिश चेयरमैन of UPSC, रॉस बार्कर, ROSSBARKER, रॉस बार्कर। ये जब यानी कि जब 26 में इंडिया के लैंड पर यूपीएससी का ओरिजिन हुआ, उस वक्त ये पहले चेयरमैन थे, यानी रॉस बार्कर। लेकिन जब पूछा जाए कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, उस समय हमारे सबसे पहले यूपीएससी के प्रेसिडेंट कौन थे या चेयरमैन कौन थे, तो वो थे सर आपके H.K. कृपलानी, यानी H.K. कृपलानी। यानी कि जब इंडिया आज़ाद हुआ, आज़ादी होने के बाद में यूपीएससी के पहले चेयरमैन कौन है, तो आपके ये रहे H.K. कृपलानी। इन्होंने सबसे पहले चार्ज हैंड ओवर किया था यूपीएससी का। अब इसके बाद आपको मैं बताना चाहूँगा कि यूपीएससी एक तो सेंट्रलाइज बॉडी है, जो द सेंट्रल गवर्नमेंट को आईएएस, पीसीएस प्लस आईआरएस एंड आईएफएस रिक्रूट करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। उनका काम क्या होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, यानी कि ईच एंड एवरी पर्सन तक एक्सेस करना। ताकि मान लिया कि सपोज एग्जांपल तौर पर मैंने मान लिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मनरेगा स्कीम लॉन्च की, अब उसको एंटायर कंट्री में अडॉप्ट करना है। तो अब वो क्या, तो जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, उनका काम होता है कि पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, यानी पॉलिसी, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में। अगर सचिव लेवल के हैं तो वो अपने स्टेट में करेंगे, अगर सेंट्रल लेवल के सचिव हैं वो सेंट्रलाइज वो पॉलिसी फ्रेमिंग का काम करते हैं। अब एक फैक्ट और आपको बताना होगा कि हु इज़ द फादर ऑफ, या हु वाज द फादर ऑफ फर्स्ट आईएएस, यानी हु इज द फादर ऑफ आईएएस, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, इन्हें हम कहते हैं कि आईएएस के फादर बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कि आईएएस को इम्प्लीमेंट किया था, यानी कि यूपीएससी
और प्लस IAS IPS को इम्प्लीमेंट किया था इंडिया में। यूपीएससी चेयरमैन कौन है? तो प्रेजेंट टाइम पे जो यूपीएससी चेयरमैन है वो हैं डॉक्टर मनोज सोनी। यानी प्रेजेंट टाइम यूपीएससी चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी। यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो यूपीएससी चेयरमैन है वो जो है वो डॉक्टर मनोज सोनी है। इसमें 9 से 11 मेंबर होते हैं। यानी कि यूपीएससी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इसमें 9 से 11 मेंबर होते हैं, यानी 9 to 11 मेंबर इंक्लूडिंग चेयरमैन। अच्छा, यूपीएससी के मेंबरों को अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूपीएससी के चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं हमारे देश के प्रथम नागरिक, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑनरेबल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया appointed UPSC appointed UPSC member यानी कि यूपीएससी के चेयरमैन प्लस उनके मेंबर को अपॉइंट कौन करता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के प्रथम नागरिक, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपका थोड़ा ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है यूपीएससी का, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो आपको यूपीएससी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए। क्योंकि अमूमन मैं देखता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट कभी कभी पूछ ले सकते हैं कि ज़रा आप यूपीएससी तैयारी करना चाहते हैं तो बताइए कि यूपीएससी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आप उसको डिफाइन ना कर पाते हो। लेकिन अगर आपने ये मेरा वीडियो अगर प्रॉपर आपने स्टडी किया हुआ है या आप इन फ्यूचर में करेंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि यूपीएससी का ओरिजिन कैसे हुआ, प्लस उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया गया इंडिया में, और प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो क्या है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें एक एग्जामिनेशन होता है CSE, यानी यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट करती है, इसे बोलते हैं CSC। इसका मतलब होता है सिविल इसका मतलब सर्विस इसका मतलब होता है एग्जामिनेशन। यानी कि यूपीएससी इसका एग्जाम लेगी है, CSC का, इसका फॉर्म होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इसमें आपकी 4 अपॉइंटमेंट यूपीएससी करती है। पहला करती है आपका IAS, इसका मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। एक प्लस होता है IPS, यानी सेम यानी इंडियन पुलिस सर्विसेज प्लस IRS, यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं।
क्योंकि बहुत से स्टूडेंट पूछ सकते हैं आईएएस फुल फॉर्म क्या होता है, आईपीएस फुल फॉर्म क्या होता है, आईआरएस फुल फॉर्म क्या होता है, प्लस आईएफएस फुल फॉर्म क्या होता है। ये आपको पता होना चाहिए, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज सर्विसेज। और एक होता है आईएफएस, इसको हम फॉरेन भी कह सकते हैं, इसको फॉरेस्ट सर्विसेज कह सकते हैं। तो इसका मतलब होता है इंडियन फॉरेन सर्विस, फॉरेन सर्विसेज सर्विसेज या इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका फॉर्म होता है यूनियन, यूनियन का मतलब होता है संघ। संघ का सीधा सिंपल सा वर्ड होता है कि कोई भी स्टेट सेंटर से अलग, कोई भी जो स्टेट है वो यूनियन से अलग नहीं हो सकता। वही फेडरेशन क्या होता है कि कोई भी स्टेट फेडरेशन से अलग हो सकता है। एग्जांपल तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देखा होगा इंडिया में दो फैमिलियाँ होती है, एक होती है न्यूक्लियर फैमिली, एक होती है ज्वाइंट फैमिली। प्लस आपको बहुत से जो आपके ग्रैंड फादर होते हैं वो ये कहते आपको सुनाई देते होंगे कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक इस घर का बंटवारा नहीं हो सकता। तो वो किसकी बात कर, वो बात कर रहे हैं आपकी यूनियन की, यूनियन को डिफाइन कर रहे हैं। और कुछ मैंने पेरेंट्स को प्लस आप जो ग्रैंड फादर होते हैं, ग्रैंडपा होते हैं, वो ये भी कहते हमको दिख जाते हैं कि मेरे जिंदा रहते ही इस पूरे घर का बंटवारा हो जाना चाहिए ताकि बाद में लड़ाई ना हो। इसे बोलते हैं फेडरेशन, इसे कहते हैं फेडरेशन। फेडरेशन इंडिया एक बेस्ट एग्जांपल है यूनियन का, और अमेरिका एक बेस्ट एग्जांपल है फेडरेशन का। क्योंकि अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया गया है कि अगर कोई स्टेट अगर अमेरिका से अलग होना चाहता है, यानी फेडरेशन से अलग होना चाहता है, तो इजीली हो सकता है। जैसा अभी आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक स्टेट है टेक्सास, वो अलग होना चाहता था, तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसको पेंडिंग डाल दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिकी फेडरेशन जो फेडरल कोर्ट है उसने एक्सेप्ट करते हुए ठीक है उसको पेंडिंग डाल दिया है। तो अभी जो है वो टेक्सास अभी मतलब सेपरेट नहीं हो पाया है। लेकिन वही इंडिया में पोजीशन ये है कि अगर मान लिया कि यूपी या पंजाब या हरियाणा चाहे कि हम इंडियन फेडरेशन से अलग होना चाहते हैं तो नहीं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ मेंशन किया गया है कि इंडिया में आने का रास्ता है, जाने का रास्ता नहीं है। जैसे अंडरवर्ल्ड में एक कहावत की जाती है कि यहाँ सिर्फ आने का रास्ता, जाने का रास्ता नहीं। सेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया है कि अगर कोई स्टेट भारत में आना चाहता है तो इजीली आ सकता है, लेकिन वो स्टेट से निकल नहीं सकता है, निकल नहीं पाएगा। और अगर निकलने की कोशिश करता है तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, उसको रोकेगी, उसको मतलब सेपरेट नहीं कर सकता। प्लस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक चीज मेंशन है कि राज्यों का विभाजन हो सकता है, यानी कि राज्यों का विभाजन हो सकता है, लेकिन इंडिया का डिवीजन पॉसिबल नहीं है। यानी कि राज्यों का विभाजन किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि यूपी को सेपरेट करके उत्तराखंड बनाया गया, ठीक है, और बिहार को तोड़ के झारखंड बनाया गया, एमपी को तोड़ करके आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ बनाया गया, और आंध्र प्रदेश तोड़ कर तेलंगाना बनाया गया। तो ये तो पॉसिबल है, लेकिन अब सोचें कि हम इंडिया मतलब एक फेडरेशन को, इंडिया को तोड़ दें, ये पॉसिबल नहीं। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहीं मेंशन ही नहीं है कि इसी को तो फोर्स करते हुए ऑनरेबल सरदार वल्लभ पटेल ने फोर्स किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, क्योंकि उन्हें जो प्रीवियस एक्सपीरियंस बहुत एक्सपीरियंस था कि किस प्रकार से प्रिंसली स्टेट ने इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कैसे कांग्रेस विरोधी यानी कांग्रेस विरोधी नारे लगाए थे, प्लस कांग्रेस का कैसे वो अपोज कर रहे थे। तो कि प्रिंसली स्टेट नहीं चाहते थे कि हम इंडियन फेडरेशन में ज्वाइंट हों, और यही ब्रिटिश की पॉलिसी थी। क्योंकि ब्रिटिश जब भारत को छोड़ के जा रहे थे तो उनका मतलब ही ये था कि भारत को टुकड़े टुकड़े कर दो, भारत को एक ना होने दो। इसलिए जब उन्होंने 1935 के एक्ट में ये मेंशन किया कि अगर कोई प्रिंसली स्टेट अलग होना चाहता है, मतलब कि अपनी खुद गवर्नमेंट बना सकता है। गवर्नमेंट एक्ट 1947 में ये मेंशन किया ब्रिटिश ने कि अगर कोई प्रिंसली स्टेट इंडियन यूनियन में नहीं शामिल होना चाहता है तो एक अपना इंडिपेंडेंस कंट्री बना सकता है। लेकिन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत स्ट्रगल किया इसको लेकर के, बहुत अथक प्रयास किया कि कोई भी प्रिंसली स्टेट इंडिया से अलग न हो पाए। जैसे कि आपको पता होगा हैदराबाद, जूनागढ़ एंड जम्मू कश्मीर, ये एक प्रिंसली स्टेट थे।
इनको लेकर के हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे जो लीडर थे, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ही हार्ड वर्क किया। फाइनली जूनागढ़ को मैं मर्ज कर लिया गया, प्लस हैदराबाद को पुलिस एक्शन थ्रू मर्ज कर लिया गया, और जूनागढ़ को रेफरेंडम के थ्रू मर्ज किया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर वो समस्या बनी हुई थी, तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको आर्टिकल 35A यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 370 में एक आर्टिकल था 35A, उसको स्क्रैप कर दिया गया और जम्मू कश्मीर एक फुल फ्लेज स्टेट बनके इंडियन यूनियन में इंक्लूड कर लिया गया। तो ये रहा पूरा यूपीएससी की जर्नी कि यूपीएससी कैसे, इसमें ब्रिटिश का कंट्रीब्यूशन क्या रहा, इसमें हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स का कंट्रीब्यूशन क्या रहा, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का कंट्रीब्यूशन क्या रहा, प्लस कौन कौन से सिविलियन थे। एक चीज आपको बताना चाहूंगा मैं कि सत्येंद्रनाथ टैगोर ने फर्स्ट टाइम आईसीएस क्लियर किया था। फर्स्ट टाइम क्लियर आईसीएस। पहले इसका नाम आईसीएस हुआ करता था, इंडियन सिविल सर्विसेज, इसको क्लियर किया था। उसके बाद बहुत से इंडियन सिविलियन ने यूपीएससी क्रैक किया, करने के बाद में वो आईएएस ऑफिसर बने। जैसे आपको पता होगा कि हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने भी आईसीएस की एग्जाम से क्लियर किया था, और उसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ के इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में सपोर्ट किया था। गांधी जी का सपोर्ट किया था, पटेल जी का सपोर्ट किया था, नेहरू का सपोर्ट किया था, ताकि इंडिया पहले इंडिपेंडेंस हो, उसके बाद में हम अपनी इंडियन टेरिटरी पर अपने खुद डिसीजन लेंगे, अपने खुद जजमेंट लेंगे। इंडिया को कैसा बनाएंगे, इंडिया के ड्रीम कैसे होंगे, इंडिया के सपने कैसे होंगे, इंडिया को हम सेक्युलर बनाएंगे कि हम कोई स्पेसिफिक रिलीजन अडॉप्ट करेंगे इंडिया में। इसके बारे में उनका कंसिडरेशन क्या थे, एकदम क्लियर, उनका क्लियर पिक्चर थी कि हम देश को पहले आज़ाद करेंगे, आज़ाद करने के बाद में उसके बाद में हम अपने जजमेंट खुद लेंगे, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। तो इस प्रकार से यूपीएससी की पूरी जो जर्नी है वो मैंने आपको आज डिटेल में बताया है। प्लस कल से आपको मैं यूपीएससी का सिलेबस समझाऊंगा, क्योंकि अब हम एक प्रॉपर में यूपीएससी को समझने की स्टार्ट करेंगे, यूपीएससी प्लस स्टेट पीसीएस। क्योंकि आप अगर यूपीएससी कैंडिडेट हैं तो आपको ये जानकारी पता होनी चाहिए। प्लस कल से हम आपको यूपीएससी का सिलेबस समझाएंगे कि यूपीएससी का सिलेबस क्या होता है, पीटी का सिलेबस क्या होता है, और प्लस मेंस का सिलेबस क्या होता है। आपको मैं एक चीज़ और समझाना चाहूँगा इसके यूपीएससी के बारे में कि इसमें इसका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, वो भी आपको आज डिटेल में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। तो उसके बाद में क्लास को वाइंड अप करते हैं। देखिए, यूपीएससी 3 चरण में एग्जामिनेशन लेता है। एक होता है आपका प्रीलिम्स, इसमें पेपर 2 होते हैं। एक होता है जीएस फर्स्ट 200 मार्क्स का, 100 क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है जीएस सेकंड, इसे हम सीसेट बोलते हैं, सीसेट। इसका फॉर्म होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं, टाइम 2 आवर्स। इसको नोट कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंस को नोट करते जाइए। 80 क्वेश्चंस, टाइम 2 आवर्स, 200 मार्क्स। आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है यूपीएससी का, ये सिर्फ आप ये तो पेपर होता है क्वालिफाइंग, ये आपका पेपर होता है क्वालिफाइंग, यानी इसमें आपको 66 मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 200 में आपको इतने मार्क्स लाते हैं। अगर आप इतने मार्क्स लेते हैं तो आप इस पेपर में क्वालिफाई हो जाएंगे। आपकी कट ऑफ बनती है इससे कट ऑफ बनती है।
इससे कट ऑफ बनती है। और ये सिर्फ प्रीलिम्स आपका ये क्वालिफाइंग है, यानी कि जब मेंस का एग्जामिनेशन आप देंगे, जो इंटरव्यू होगा वो जो मेंस का एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते हैं, इस मार्क्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है फाइनल मेरिट लिस्ट में। आपको बताना, अब मैं आपको मेंस की थोड़ा जानकारी देना चाहूंगा कि मेंस का पैटर्न क्या है। देखिए, यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में 4 जीएस पेपर होते हैं। मेंस इसमें आपके पेपर 4 होते हैं, मतलब जीएस के 4 पेपर। पहला होता है जीएस फर्स्ट, फिर होता है जीएस सेकेंड, फिर होता है जीएस थर्ड, फिर होता है जीएस फोर्थ। इसमें आपकी हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी प्लस आर्ट एंड कल्चर प्लस सोसाइटी, यानी कि ये पोर्शन आपका इसमें पहले पेपर में पूछा जाता है। सेकेंड पार्ट में आपको पूछा जाता है इंडियन पॉलिटी प्लस गवर्नेंस प्लस आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशंस प्लस सोशल जस्टिस, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड पेपर आपको पूछा जाता है इकोनॉमिक्स प्लस एनवायरमेंट प्लस साइंस एंड टेक प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट यानी डीएम डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट। एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। और जीएस फोर्थ आपको पूछा जाता है एथिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि एथिक्स ये एक आपका फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट होता है। इसमें आपको जो भी हम एथिकल इश्यूज होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि हम गलत क्या करते हैं, हम सही क्या करते हैं, हमारी इच्छा कैसी होनी चाहिए, करप्शन एक सही पॉलिसी है, गलत पॉलिसी है, करप्शन लेस होना चाहिए, करप्शन फुल होना चाहिए, इसके बारे में हम आप इसमें मतलब स्टडी करते हैं। प्लस मेंस में एक और जो चैप्टर जो सब्जेक्ट है वो आपको ऑप्शनल, और ये आपको 250 नंबर के होते हैं, चारों पेपर 250 नंबर के। और एक इसमें होता है आपका एसे 250 मार्क्स। इसमें आपको 2 ऐसे होते हैं, एक होता है आपको फैक्चुअल, एक होता है आपको होता है कॉन्सेप्चुअल, या उसको हम फिलोसॉफिकल कह सकते हैं। तो इसमें 2 मतलब खंड होते हैं, पहला होता है ए, दूसरा होता है बी। इसमें से आपको एक करना होता है, इसमें आपको एक करना होता है, यानी कि इसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 3 होते हैं, इसमें से आपको एक करना है, इसमें से आपको एक करना है, यानी कि आपको 2 ऐसे करना है। हो सकता है कि ये फैक्चुअल हो सकता है ये भी फिलोसॉफिकल हो, ये हो सकता है कि ये आपका फिलोसॉफिकल हो, आपका ये फैक्चुअल हो सकता है। ये डिपेंड करता है यूपीएससी के नेचर पर, ये डिपेंड करता है यूपीएससी का जो एग्जाम सेट करता है, पेपर सेट करता है उसके एग्जाम पर। प्लस इसमें एक और मार्क्स होता है आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट जो 500 मार्क्स का होता है। 500 मार्क्स का होता है। इसमें पेपर 2 होते हैं, एक होता है आपका ऑप्शनल फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों पेपर 250 नंबर के होते हैं, 250 मार्क्स का होता है। टाइम होता है 3 आवर्स। इसमें भी आपका टाइम 3 आवर्स का होता है, और जीएस के चारों पेपर में टाइम होता है आपका 3 आवर्स का होता है।
तो आपकी जो फाइनल लिस्ट लगती, जो फाइनल लिस्ट जिसमें आपका सिलेक्शन होता है वो आपका डिपेंड करता है आपके मेंस और इंटरव्यू पर। और आपको एक स्टेज और बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू ये आपका होता है 275 नंबर का, मार्क्स का, 275 का। जनरलाइज एवरेज स्टूडेंट 150 मार्क्स ले जाता है इंटरव्यू में। लेकिन अगर कोई ज़्यादा, मतलब कि अगर कोई एक्सपर्ट है इंटरव्यू में या उसको ज़्यादा चीज़ें पता है इंटरव्यू के बारे में, तो वो पहुंच सकता है 180 to 200। इससे ऊपर बहुत ही रेयर केस है जो इसके ऊपर जा सकता है। तो आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो बनती है आपकी मेंस प्लस इंटरव्यू। ये आपका होता है 2025 का टोटल ग्रांट है। मेंस प्लस इंटरव्यू पर होता है 2025 नंबर का। इसमें अगर एवरेज स्टूडेंट अगर 1000 के ऊपर ले आता है तो उसका इंश्योर सिलेक्शन होता है, यानी कि वो इंश्योर और सिलेक्टेड स्टूडेंट है। तो इस प्रकार से मेरा को यूपीएससी के जो पैटर्न है कि एग्जाम कैसे कंडक्ट करता है वो भी आपको बता दूंगा। 3 स्टेप होते हैं, पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस, तीसरा होता है इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड। जीएस फर्स्ट होता है जनरल साइंस प्लस जीके का होता है, और जीएस सेकेंड पेपर होता है वो होता है सीसेट का। सीसेट में आपका रीजनिंग, मैथमेटिक्स, डाटा इंटरप्रिटेशन प्लस कॉम्प्रीहेंशन। जैसे आपने कक्षा 7, कक्षा 8 की जो हिंदी जो सब्जेक्ट है उसमें 2 सब्जेक्ट थे, एक था पठित, एक था अपठित। तो उसमें आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाता था, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे वो हिंदी का हो, उसमें आपको क्वेश्चंस दिए होते तो उनका आपको आंसर छांटना है। सेम प्रोसीजर कॉम्प्रीहेंशन का भी है। उसमें आपको कॉम्प्रीहेंशन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आपको नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं, उसके आंसर्स लिखे होते हैं, बस आपको क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर आपको टिक करना है या गोला भरना है बस। और जो आपका जीएस फर्स्ट पेपर है प्रीलिम्स का, इसमें आपको क्वेश्चंस दिए होते हैं, आंसर दिए होते हैं, आपको इसमें टिक करना है प्लस अपना गोला भरना है। मेंस में आप जानते हैं कि प्रीलिम्स जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव होता है और आपका मेंस सब्जेक्टिव होता है, और इंटरव्यू आपको ऑरल होता है, यानी मॉरल, यानी मौखिक रूप से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आज आपको पूरा यूपीएससी का मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड प्लस एग्जाम पैटर्न कि किस प्रकार से पैटर्न यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है, इसके बारे में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आज दे दिया है। कल से हम यूपीएससी सिलेबस को डिफाइन करेंगे, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ। कि जीएस फर्स्ट के सिलेबस क्या है, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर एंड सोशल जस्टिस इंक्लूड किया गया है, उसके बारे में हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको हम इसके बारे में जानकारी देंगे सिलेबस के बारे में। तो आपकी क्लास कैसी लगी आप एक बार इसमें कमेंट कीजिए, प्लस आप कमेंट जरूर कीजिए, बताइए कि कहाँ का मिस्टेक्स हो रही है कि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। जब तक आप कमेंट नहीं करें तब तक हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती, इसलिए आप कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को देखिए, बार बार देखिए। अगर आपको लगता है कहीं कमी है तो कमेंट कीजिए, उस पर हम वर्क करेंगे, उसको हम इम्प्रूव करेंगे। और आपको क्लास कैसी लगी आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोगों को ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पहुंच सके। प्लस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक बार फिर विश अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप अपनी यूपीएससी जर्नी में सक्सेस हों। 2024 का प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू आप क्वालिफाई करें, क्वालिफाई करके आप आईएएस अधिकारी बने, आईपीएस बने, आईआरएस बने, आईएफएस बने और देश की सेवा करें, पब्लिक की सेवा करें। क्योंकि हमारे यहाँ सेवा परमो धर्मा का कॉन्सेप्ट है। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की पॉलिसी अपनाते हैं, यानी कि ये पूरा विश्व का एक कुटुंब है, यानी कि एक घर है, एक विलेज है। तो इस आशा के साथ में आज क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। आप को कैसा लगा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लस इसको देखिए जरूर, अपने कमेंट कीजिए। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, समृद्ध होंगे और शिक्षित बनिए, स्वस्थ रहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।